हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो जिज्ञासु हैं, जो कुछ अपने यूनिवर्स के संदर्भ में कुछ जानना चाहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड, आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम टॉपिक है, ये सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जो आगामी किसी भी उत्तर प्रदेश में होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, या हमारे 6 to 12th के प्रत्येक उस विद्यार्थी के लिए उतना इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो सामान्य जीएस की जानकारी जिनके लिए महत्वपूर्ण भी है और जिनको ये जानकारी होनी भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, ये एक प्यारी सी क्लिप है। इस क्लिप के माध्यम से आपको यहाँ पर हमने जो सोलर सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम आपको दिख रहा होगा। इस सोलर सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर जो सन है, अब इस सन में आप देखेंगे कि इस सन के बाद जो 3 हमारे इनर प्लेनेट हैं, 4 इनर प्लेनेट हैं हमारे। 4 इनर प्लेनेट में आप देखेंगे कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो 4 इनर प्लेनेट हैं, इनको हम इनर प्लेनेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वो प्लेनेट हैं जिनके बाद जो हमारे 4 आउटर प्लेनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो 4 आउटर प्लेनेट हैं, इन दोनों के बीच में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट की जो ये श्रृंखला है, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट ही कहा जाता है। वास्तव में एक क्षुद्र ग्रहों का एक संग्रह है। इसमें बहुत छोटे छोटे टाइनी, जो अब इसमें इतने छोटे भी नहीं है, हालांकि इसमें से कुछ एस्ट्रॉयड इतने बड़े हैं कि ये हमारे मरकरी और वीनस से बड़े हैं। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कई मायने में पृथ्वी का जो उपग्रह चंद्रमा है इसके बराबर है, लेकिन फिर भी इनका कोई निश्चित आकार न होने की वजह से, इनका रोटेशन इक्वल न होने की वजह से इनको क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। और ये सारे जो ये इकट्ठे एक साथ हैं, इसीलिए ये बीच में मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में आते हैं। जुपिटर मतलब बृहस्पति, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम का विकास कैसे हुआ, किस तरह से ये हमारा सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया, इसके पीछे क्या कारण रहे, क्या प्रारंभ से ही जब से इस ब्रह्मांड की कल्पना की गई, क्या तब से ये सोलर सिस्टम हमारे इस यूनिवर्स में है, या कुछ समय के बाद इसका जन्म हुआ, या जो आज हम देख पा रहे हैं हमारी जो प्यारी पृथ्वी है, जो कि इस सोलर सिस्टम में तीसरे स्थान पर आती है। मरकरी, वीनस और उसके बाद अर्थ तीसरे स्थान पर आती है। तो इसका जो ये आज के दिन, आज के समय में जो इसका अस्तित्व है, क्या सोलर सिस्टम के निर्माण के समय से अब तक इसका अस्तित्व ऐसा ही था या कुछ और? इन सभी गूढ़ विषयों पर मैं इस पूरे टॉपिक में एक गंभीर अध्ययन करने वाला हूं। तो प्यारे मित्रों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और यदि आपको पसंद आता है तो इसको ओबियसली आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ सब्सक्राइब करेंगे। तो ठीक है मित्रों, मैं आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक जो ये चित्र बना है, ये जो चित्र है ये हमारे गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इस मिल्की वे गैलेक्सी में जो जहाँ से हमारे इस सोलर सिस्टम का जन्म हुआ है, हमारे सौरमंडल का जन्म हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी में हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे सर, हमारे ये मिल्की वे गैलेक्सी का हमारे सोलर सिस्टम के साथ क्या संबंध है? तो देखिए कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये जो सन है वो एक तारा है, वो एक स्टार है, और ऐसे ही लगभग 400 अरब, ध्यान दीजिएगा ये संख्या बहुत बड़ी है, 400 अरब, यानी ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप सोच नहीं सकते। 400 अरब, ये जो 400 अरब मैं लिख रहा हूँ, 400 अरब तारों से मिलकर इस गैलेक्सी का निर्माण हुआ है। तो जो ये गैलेक्सी है, ये इस गैलेक्सी का नाम दुग्ध मेघला
दुग्ध मेखला कहा जाता है इसको हिंदी में, हालांकि इसका बहुत ही कॉमन नेम है मिल्की वे गैलेक्सी। हम लोग इस मिल्की वे गैलेक्सी में जो 400 अरब तारे हैं उसमें से कोई एक तारा सूर्य है। अब जो ये एक तारा सूर्य है जिसका अपना ये पूरा सोलर सिस्टम आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये इस एक जो इसमें से एक तारा सोलर सन है उसका ये अपना सोलर सिस्टम है। हो सकता है कि इस हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में और भी ऐसे तारे हों जिसमें और भी ऐसी लिविंग अर्थ विद्यमान हो, अभी उनकी खोज होना बाकी है। तो मित्रों, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। मिल्की वे गैलेक्सी का जो आकार है ये सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार का मतलब जैसे सांप कुंडली मारे हुए होता है, बिल्कुल उसी तरह इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है। अभी तक ज्ञात जो जितनी भी हाई रेजोल्यूशन टेलीस्कोप अभी तक जो बनी है उनके अनुसार अभी तक जो इसका आकार देखा गया है वो एक सर्पिलाकार है, गोल गोल घूमा हुआ है। इसमें हम कहीं इसकी पूंछ के आसपास या इसमें सेंटर से थोड़ा दूर वाले हिस्से में, जैसे अगर ये पूरा अगर ये इलिप्टिकल ये मिल्की वे गैलेक्सी हो तो सन कहीं यहाँ पर विद्यमान है, इसके केंद्र में नहीं है। और सन इस जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसकी परिक्रमा कर रहा है। अभी तक आपने देखा होगा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं ये सारे ग्रह सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सब का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। ये सभी वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन इसमें से दो ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत दिशा में सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि वो दो ग्रह कौन से हैं, तो याद रखने का एक ट्रिक है कि इनके नाम में नस लगा हुआ है। जैसे वीनस सेकंड नंबर पर है, आप देखेंगे वीनस जो है वो सेकंड नंबर पर है, और उसके बाद है यूरेनस। वीनस और यूरेनस ये दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरा बताने का ये मतलब नहीं है। मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि ये जो हमारा सन है ये इस मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ, जी हाँ, इस मिल्की वे गैलेक्सी के सर्कुलर आकार में इसके जो इलिप्टिकल इसकी जो शेप है उसकी परिक्रमा कर रहा है। और इस परिक्रमा को ही हम क्या कहते हैं, इसमें चंद्रशेखर सीमा क्या है, वगैरह वगैरह, ऐसे तमाम छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब हम आपको हमारी अगली स्लाइड में मिलेगा। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर एक हमारी अगली स्लाइड है, एक खूबसूरत ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया है। देखिए इसका हमारा जो इंट्रोडक्शन है क्या है। अब पहले हम हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए इसको मैं अपना जो फोटो है आपको जो चल रहा है इसको मैं इधर उधर खसकाता रहूँगा ताकि आपको आराम से इसमें पढ़ने को मिल जाए। इसको आप स्टॉप करके बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे हमारा जो सौर मंडल है, इसमें गलती से सौर्य लिख गया है, ध्यान रखिएगा, ये सोलर सिस्टम होता है, ये सौर मंडल होता है। तो ये जो इसमें अगली स्लाइड आकाशगंगा की लगी हुई है, तो आप इसमें देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा बैक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि हो नहीं रहा है। जो सौरमंडल है हमारा, सौरमंडल है, इसमें सौरमंडल लिखा हुआ है, ये यहाँ पर सौरमंडल होना चाहिए। तो सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं तथा सूर्य को मिलाकर ये पूरा जो सिस्टम है इसी को सौरमंडल कहा जाता है। इस सौरमंडल में अभी वर्तमान ज्ञात तथ्यों के अनुसार 8 ग्रह विद्यमान हैं। उन 8 ग्रहों का क्रम क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पर ये 4 इनर प्लेनेट हैं। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हमारे आउटर 4 प्लेनेट हैं। उसके बाद जो प्रारंभ के 4 सेकंड स्लाइड में आप इसमें देखेंगे, इसी में सेकंड थर्ड लाइन में देखेंगे कि जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तथा बाहर के जो हमारे 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको क्या कहा जाता है, इनको बाहरी ग्रह कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आंतरिक और बाह्य ग्रहों को अलग करने के लिए जो एक श्रृंखला है, ग्रहों की, क्षुद्र ग्रहों की श्रृंखला है, उनको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हमने आकाशगंगा के विषय में बताने का प्रयास किया है। हालांकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक स्लाइड में बता पाना ये बिल्कुल सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात हुई, लेकिन फिर भी मैं एक प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो अन्य जो इसकी सीरीज चलेगी, ये उस सीरीज का प्रथम वीडियो है। इस सीरीज में इस विषय पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पर एक चित्र लगा है, ये एक सर्पिलाकार है
तथा यहाँ इस आकाश गंगा में हमारा पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ अभी इतना होगा कि जो हमारा सन है, ये बीच में जो केंद्र दिख रहा है ये सन नहीं है, ये आकाश गंगा का केंद्र है। यहाँ पर इस पूरी आकाश गंगा में कहीं बाहर की तरफ यहाँ पर हमारा सन होगा। इस सन को इस आकाश गंगा की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा समय है, ये सिर्फ एक अनुमानित समय है, 25 करोड़ वर्ष। और जबकि उस समय जब हमारा सन इस आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा होता है, तब उस समय सन की जो स्पीड है वो 220 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। जी हाँ, 220 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर 220 किलोमीटर की स्पीड कैसे, कितनी होती है? तो यहाँ पर मैं फिजिक्स का आपको एक एस्केप वेलोसिटी याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी पृथ्वी की ग्रह से, हमारी पृथ्वी के सेंटर से अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यदि आप ऊपर की तरफ उछाल दें तो वह वस्तु, वह पिंड हमारी पृथ्वी के ग्रह के जो हमारा वातावरण है उसको छोड़कर अनंत आकाश में चला जाता है। उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, उसको पलायन वेग कहते हैं। अब आप सोचिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी को उछाल देने पर वह हमारे पृथ्वी के ग्रह को छोड़कर यूनिवर्स में चला जाता है, फिर वो हमारे पृथ्वी में वापस नहीं आता, ग्रेविटेशनल फोर्स के बियॉन्ड चला जाता है। जबकि ये स्पीड सोचिए कितनी बड़ी है, 220 किलोमीटर पर सेकंड। तथा इस, अब कई बार ये सीधे तौर पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि कॉस्मिक ईयर किसे कहा जाता है। तो मित्रों यहाँ पर याद रखने योग्य बात है कि जो ये परिक्रमा है, जो ये परिक्रमण काल है, सूर्य के द्वारा अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर लगाने का जो समय है, इसी को कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। ये जो कॉस्मिक ईयर है, इसी को सूर्य की परिक्रमण काल, उसकी आकाश गंगा में लगाना, ये परिक्रमण काल कहलाता है, इसको कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। यहाँ पर हालांकि ये पॉइंट यहाँ पर अभी फिट नहीं बैठ रहा है कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहा जाता है। ये अभी जब अगली स्लाइड में हम लोग बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे तब इस विषय पर मैं आपको और ज़्यादा स्पष्ट बता पाऊंगा। फिर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसको आप याद कर लीजिए कि चंद्रशेखर सीमा क्या होती है। कई बार मित्रों क्या होता है कि जो ये आकाश गंगा में इतने तारे हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया, एक अभी आधुनिक परिकल्पना के अनुसार लगभग, हालांकि आप लूसेंट की किताब में जब पढ़ोगे तो आपको वहां पर सिर्फ 100 अरब तारे होने की बात कही गई है। लूसेंट की किताब में आप देखिएगा, उसमें लिखा है कि हमारी आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं, लेकिन ये आंकड़ा बहुत पुराना है। अभी लेटेस्ट आंकड़े अभी मैंने देख रहा था, स्क्रॉल करके आप देखेंगे नासा की वेबसाइट पर आपको दिखेगा, वहां पर बताते हैं कि हमारी आकाश गंगा में अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 400 अरब तारे हैं। तो उन तारों के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं, हमारे देश के एक बहुत फेमस वैज्ञानिक हुए हैं मिस्टर सीवी रमन। तो सीवी रमन साहब ने जब इन स्टार्स का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से ऐसे स्टार्स होते हैं कि जो वो धीरे धीरे उसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल, अत्यधिक आकर्षण बल के कारण वो तारों का आकार कई बार छोटा होता रहता है। तो वो तारे कई बार इतने छोटे हो जाते हैं कि उनमें विस्फोट हो जाता है, उनमें घनत्व, उनका डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि कई बार तारों में विस्फोट हो जाता है। तो अभी जब हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि इस महाविस्फोट सिद्धांत से ही हमारी यूनिवर्स का जन्म हुआ। तो यहाँ पर जब कोई तारा विस्फोट होने के बाद लगभग अपने सूरज का जो द्रव्यमान है, क्योंकि हम उसी को एक आदर्श मान लेते हैं कि एक सूर्य का जो द्रव्यमान है वो जितना भी है, उस सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.44 गुना अगर किसी विस्फोट के बाद किसी तारे का द्रव्यमान बचता है तो उस द्रव्यमान को, उस तारे को विस्फोट के बाद हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है मित्रों, चूंकि अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, सिर्फ मैं एक आउटलाइन फ्रेम कर रहा हूँ जो अभी मैंने आपको पढ़ानी है आगे की स्लाइड्स में, आगे के वीडियोस में। तो यहाँ पर मैं एक बहुत छोटी सी चर्चा करना चाहता हूँ बिग बैंग थ्योरी की। जी हाँ, ये वही बिग बैंग थ्योरी है। ये अचानक से 1998 के आसपास चर्चा में आई थी, जब एक वैज्ञानिक ने बेल्जियम में इसका प्रयोग करने की सोची थी। ये करीब 28 किलोमीटर जमीन के अंदर करीब 100 फीट नीचे 28 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बना करके हमारा जो यूनिवर्स के निर्माण करने वाला हिग्स बोसान तत्व खोज करने के लिए एक कल्पना की गई थी। तो ये वही बिग बैंग थ्योरी है।
इस बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार इसकी उत्पत्ति, ये जो सिद्धांत है उसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाशगंगा तथा सौरमंडल से संबंधित है। ये बात बताने के लिए जॉर्ज लेमेंतेयर नाम के एक वैज्ञानिक थे, संभवतः ये जर्मन वैज्ञानिक थे, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, कुछ कंफ्यूजन है। जो ये जॉर्ज लेमेंतेयर थे, इनका जो जीवन काल है वो 1894 से 1966 के दौरान रहा है। इन्होंने सबसे पहले ये बात बताई थी कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वे आकाशगंगा से हुई है, और उस ब्रह्मांड के बाद जो सूरज है, सूर्य से इस सौरमंडल का निर्माण हुआ है। तथा इन्होंने ये भी बताया था कि ये लगभग आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना है, सौरमंडल का ये सौरमंडल का जो निर्माण है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात यह है कि 13.7 अरब वर्ष पहले जब आकाशगंगा से कोई विस्फोट होकर के या किसी तरीके से जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा, तो उसके लगभग 4.7 ईयर्स के बाद, यानी आज से अगर हम उल्टी गिनती से देखें तो आज से लगभग 4.7 अरब वर्ष पहले, या यूं कहें प्रारंभ से जब से ये विस्फोट हुआ है तब से 10.5 अरब वर्ष बाद सौर मंडल का निर्माण हुआ। मित्रों, जो ये बिग बैंग थ्योरी है, ये बिग बैंग थ्योरी वास्तव में दो सिद्धांतों पर आधारित है। एक है द्वैत सिद्धांत, एक है अद्वैत सिद्धांत। अब ये द्वैत और अद्वैत सिद्धांत क्या है, इनके प्रतिपादक कौन थे, ये अभी चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा प्रत्येक वीडियो 10 से 15 मिनट का बने, जिससे मैं आपको इसकी समग्र जानकारी आराम से दे पाऊं और आपके मोबाइल या टैबलेट में ये आराम से अपलोड भी हो पाए। तो मित्रों, अभी इस वाले वीडियो में मैं सौरमंडल के विषय में, बिग बैंग थ्योरी के विषय में और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के विषय में, ये मैं आगे के जो हमारे वीडियो होंगे सेकंड और थर्ड पार्ट, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको कुछ 60 में हमारा प्यारा जो सूरज है, जिसकी वजह से, ये कई जगह मैंने जीएस में क्वेश्चन पढ़ा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। कई परीक्षाओं में सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूरज है। तो इसी, चूंकि हमारे सौरमंडल का मुखिया है, तो इस सूरज के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेना बहुत ही समीचीन है, बहुत ही आवश्यक है। तो सूर्य हमारी जो मंदाकिनी दुग्ध मेखला, जी हाँ, यहाँ पे के 2 बार लग गया, इसको इग्नोर करिएगा। मंदाकिनी दुग्ध मेखला, जिसको हम अभी मिल्की वे गैलेक्सी कह रहे हैं, इस मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में, हालांकि ये केंद्र में नहीं है, ये अभी जो रिजोल्यूशन वाली, जो हाई रिजोल्यूशन जो दूरबीन अभी हैं हमारे पास, उसके अनुसार, हालांकि ये लुसेंट में आपको केंद्र लिखा दिखेगा। सूर्य हमारी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक प्रकाश वर्ष अच्छा कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? पीछे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि एक प्रकाश वर्ष, जो कि बहुत अधिक खगोलीय दूरी नापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? जी हाँ, आपने सही याद किया, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये। सूरज, जो सूर्य है, वो मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से, अभी आपने मिल्की वे गैलेक्सी का अभी मैंने एक चित्र डाला था आपको, जिसमें सौरमंडल है, वहां के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है, ऐसा अनुमान है अब तक जो सूर्य की आयु है। यहाँ पर एक छोटा सा तथ्य है कि सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर का उसका व्यास है सूर्य का। जी हाँ, और सूर्य का जो आउटर स्पेस है, जो बाहर की आउटर सरफेस है, वहाँ का तापमान लगभग 6,000 डिग्री सेल्सियस का होता है मित्रों। और सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। जी हाँ, ये जो स्लाइड है, ये 1 नंबर के सीधे तथ्यात्मक प्रश्न है। यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना वक्त लगता है? तो कई जगह आपको 8 मिनट 2 सेकंड लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसका एग्जैक्ट मीन है 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। यहाँ पर मैं एक छोटा सा तथ्य और जोड़ देना चाहता हूँ जो स्लाइड में नहीं है, कि अगर सूर्य का प्रकाश सूर्य से सीधे पृथ्वी तक ना आकर
अगर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी तक आए तो कोई बता सकता है मुझे कि कितना वक्त लगता होगा? जी हां, आपको शायद याद आ रहा है, मुझे लग रहा है आप में से कुछ बच्चे याद करने का प्रयास कर रहे हैं। 1.25 सेकेंड। जी हां, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड्स लगते हैं। जी हां, और इसी तरह आप इस फार्मूले से, मेरे क्लास में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितने किलोमीटर है, तो वहां पर मैंने कैलकुलेट किया था, जो प्रकाश की स्पीड है ना, अब उस प्रकाश की स्पीड से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो निकल आएगा 3,84,406 किलोमीटर के आसपास लगभग पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी होती है। तो यहाँ से इस स्लाइड के माध्यम से आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। 8 मिनट 16.6 सेकेंड है, और यहाँ पर जो प्रकाश की जो चाल है, कोई मुझे बताएगा प्रकाश की चाल कितनी होती है? जी हाँ, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, सीधे तौर पर पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस स्लाइड में इसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। ठीक है मित्रों, आगे चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अभी हम इसके विषय में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और यदि आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, यदि आप इसे पसंद आएगा तो आप ओबियसली इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, मैं आपका मित्र गौतम दीक्षित आपके सामने प्रस्तुत हूं, और मेरे इस विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो निश्चित तौर पर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मैं जल्द ही इस श्रृंखला का अगला वीडियो, हमारा सौरमंडल विस्तार